हेलो और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम है प्रतीक और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ रेफरेंस टू जीएस पेपर वन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। जी हाँ दोस्तों, प्रीलिम्स की एग्जाम हमारी खत्म हो चुकी है और मेंस की शुरुआत हो चुकी है। मेंस को लेके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंदर किस तरह के सवाल आ रहे हैं, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके अंदर कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन से एरियाज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, वो मैं आज के क्लास के अंदर डिस्कस कराऊंगा। आज मैं आपको एक दो पीवाईक्यूज के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कस कराऊंगा एंड विल ट्राई टू मेक श्योर कि अगर पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द थीमेटिक एरियाज जहां से आपको हाई प्रोबेबिलिटी से सवाल आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो यू आर मोस्ट वेलकम टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, आप ज्वाइन करिएगा। पहले देख लेते हैं कि आपको मेंस के अंदर सवाल कहां से आ रहे हैं। तो एक तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर से आते हैं जो एंशियंट से लेके मॉडर्न पीरियड तक आपको पूरा का पूरा कवरेज करना पड़ेगा। दूसरा मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट। तीसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें से वेटेज हमारा कम है पर हमें पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो हम लोग ओवरऑल लिंकअप कर पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशंस कि कैसे इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ के वी विल सी कि ऐसे के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। वो आप देखिए कि पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले, एनालिसिस करने से पहले खाली एक सिलेबस आपको बता देता हूँ। यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में मेंस के अंदर जो सिलेबस डाला है वो ये डाला है। इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री कल्चर के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर का मिक्सचर है उसमें इतना ही दिया गया है। लिखा गया है इंडियन कल्चर सेलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी कि प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक पूरा का पूरा आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। अब क्या इसके लिए आप अलग से पढ़ोगे? नहीं, आपने जो चीज प्रीलिम्स के अंदर पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन आपको करनी आनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर आर्ट एंड कल्चर यू हैव स्टडीड। से फॉर एग्जाम्पल आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है, गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, राइट? गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि भैया फॉरेन ओरिजिन की स्कूल है, यहाँ पे विदेशी इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था। तो क्या वही की वही चीज हम लोग मेंस के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सर? ठीक है ना? तो जरूर से याद रखना कि हम लिख सकते हैं एंड इसी बेसिस के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे गांधार स्कूल जो है वो फॉरेन ओरिजिन थी, उसमें बुद्ध के फीचर्स कौन से विदेशी मूल के रहे हैं, बुद्ध को कैसे आइडेंटिफाई किया गया है, बुद्ध के बाल कैसे ग्रीक गॉड के रूप में दिखाए गए, बुद्ध का चेहरा कैसा ग्रीक था। तो बेसिकली वही है। तो वो चीज जो आपने पढ़ी हुई है उसी को आपको अप्लाई करना है, पहली चीज आपको याद रखना। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको लिटरेचर से आते हैं, अभी मैं बताता हूँ। सेकंड टॉपिक इसके अंदर से मॉडर्न इंडिया है और इंटरनेशनल मूवमेंट है। अब देखिए दो पार्ट के अंदर पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है, यानी कि 18वां शताब्दी से भारत के ऊपर जो ब्रिटिश काल की इंपैक्ट हुई है, खास करके इश्यूज रिलेटेड टू द कॉलोनियलिज्म, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और भारत के अंदर किस किस तरह से पर्सनालिटीज ने अफेक्ट किया। ये पर्सनालिटीज में अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमें पता चलता है कि डेलाउजी है, हमें पता चलता है कि कर्जन है। वैसी पर्सनालिटीज जो इंडिया को अफेक्ट कर रही है उसमें से सवाल आपको पूछे गए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट, पर आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए। थीम के अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट में किसने कंट्रीब्यूट किया, वुमेन की कंट्रीब्यूशन क्या है, फॉरेनर्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, पीजेंट की कंट्रीब्यूशन क्या है, वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये आपका थीम एरिया है जहां से मेजोरिटी सवाल आपको पूछेंगे। इसके लिए क्या आपको अलग से पढ़ना है? नहीं, आपने जो एनालिसिस प्रीलिम्स के समय पे या फैक्ट की थी उसी को ही एनालिटिकल वे के अंदर आपको ढालना है। वो कैसे ढालना है मैं आपको समझाऊंगा सर, ठीक है? इसके सिवाय पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं पर इसको आप लिंकअप कर सकते हो विद जीएस पेपर वन टॉपिक कॉल्ड एज रीजनलिज्म। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट कि आपको प्रांतवाद या क्षेत्रवाद करके एक टॉपिक है जीएस पेपर वन के अंदर, सोसाइटी के रिलेटेड टॉपिक से, उसके साथ ये को रिलेट होगा, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में स्त्रियों का योगदान, आजाद भारत के इतिहास में कैसे प्रांतवाद या क्षेत्रवाद के आधार के ऊपर नए राज्यों की मांग होना। आप देखिए आज की तारीख में भी बहुत सारे स्टेट्स में न्यू स्टेट्स की डिमांड हो रही है, तो वो मूलतः से रीऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो एक है कंसोलिडेशन जो 1947 के बाद होना शुरू हुआ और कैसे कैसे रीऑर्गेनाइज। दूसरी कहानी वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल की वेटेज कम है पर वर्ल्ड हिस्ट्री का उपयोग हमें ऐसे में आता है सर, ठीक है? तो वी विल मेक श्योर कि हम ये चार एरियाज को देखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री ढंग से पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक दो सवाल आता है इसके लिए बिना पढ़े चले जाओ। हम उसको ठीक ठाक अप्रोच करके जाएंगे सो दैट इसकी एप्लीकेशन ऐसे में यूज कर पाए। से फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक बार निबंध पूछा था यूपीएससी ने कि भाई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज अ फार्स एंड सेकंड टाइम एज अ ट्रेजेडी। या आपको यूपीएससी ने एक दफा क्वेश्चन पूछा था कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री बाय द साइंटिफिक मैन ओवर वी कैन से रोमांटिक मैन। तो वी विल फाइंड कि ये सवाल आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलता रहेगा।
ये पूछा है नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट, ये 2023 के अंदर आया था, ये एंशिएंट इंडिया के एग्जाम्पल से मिलेगा जहां बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में। तो मूलतः से बात यह है कि आप हिस्ट्री के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करोगे और उसके बाद उसको जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक इंक्लूडिंग ऐसे के पेपर के अंदर एप्लीकेशन करेंगे सर, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज कि मैं आज आपको खाली ब्रेकअप करके दिखा रहा हूं, और अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अंदर तो कैसे वी कैन से अप्रोच किया जा सकता है, एक दो मॉडल क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए कि दिस इज द वेटेज, ये वेटेज खाली आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि भाई व्हाट इज द एग्जैक्ट वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने आपको पूछे हैं सर, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर डोमिनेट करता है थ्रू आउट, इनफैक्ट 2023 में भी 40 मार्क के सवाल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आ गए थे सर, ठीक है। तकरीबन तकरीबन अगर आप देखोगे तो 25 मार्क के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ आपको मिलेंगे, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से तकरीबन करके 15 और 10 25, तो 25 25 50 और 40, ऑलमोस्ट 90 टू 100 मार्क्स, ओके, is getting dominated by the history questions out of 125 मार्क्स, ओके। तो जीएस पेपर 1 में अगर आप देखिए कि टोटल 100, ये आपका वी विल सी की सॉरी 250 मार्क्स का पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर है, तो 250 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आपको, 100 मार्क जो है वो हिस्ट्री के अंदर से आ रहे हैं। तो हम बेसिकली उसको एनालिसिस कर देते हैं कैसे एंशिएंट मिडिवल में आर्ट एंड कल्चर के अंदर से सवाल आपको पूछे गए हैं। तो विल बी ट्राइंग टू डू द एनालिसिस, विल सी द एरियाज जहां आपको फोकस करना है, भविष्य में कहां से सवाल आ सकते हैं। साथों के साथों हम थोड़ा बहुत इसके ऊपर ये भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है एग्जाम्पल्स के सेंट्रिक में। पर ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस बार की मेंस दे रहे हैं तो जरूर से हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां हम लोग आपके लिए लेके आए हैं मेंस क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम, जहां क्लासेस होंगे, मेंस ओरिएंटेड स्पेशल क्लासेस होंगे जहां मैं कंडक्ट कराऊंगा और हमारे साथ और भी टीचर्स है, अलग से बैच है उसके लिए। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, आंसर राइटिंग है, नोट्स है, समरी है और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप ये डिस्काउंट कोड यूज करना PN लाइव, और आपको ₹9,999 के अंदर आपको पूरी की पूरी कवरेज मिल जाएगी। तो जरूर से जुड़ना हमारे साथ, बाकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। खैर, अब आप देखिए कि जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, उसमें से थीमेटिक टॉपिक अभी तक आपको पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर अभी तक सवाल नहीं आया था, एक दफा थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली पूछा था। स्तूप के ऊपर आ चुका है, रॉक आर्ट के ऊपर आ चुका है, केव्स के ऊपर आ चुका है सर, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको आइकोनोग्राफी के ऊपर पूछा था एक बार, बुल और लायन की इंपॉर्टेंस बता दीजिए इंडियन हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट टाइम पूछेगा एनिमल की इंपॉर्टेंस बता दीजिए, हॉर्सेस की इंपॉर्टेंस बता दीजिए। रॉकेट आर्किटेक्चर में, केव आर्किटेक्चर में 2 बार सवाल आ चुका है। अभी तक जो सवाल सीधा सीधा नहीं आया है वो टेम्पल आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में आपको सीधा सीधा नहीं पूछा है, टेम्पल के रिलेटेड सोशल लाइफ पूछी गई थी। क्या इस बार आपको आने की शक्यता है? जरूर से आने की शक्यता है। गांधार के ऊपर 2 बार सवाल आ चुके हैं, देयर आर 2 टाइम्स क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम द गांधार आर्ट। तो पहला जो टॉपिक है ना आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, उसमें से आपको बहुत बार सवाल आया, जैसे 2022 में आया कि लायन और बुल की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा कीजिए। इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में चर्चा कीजिए कि वो आपके सामाजिक जीवन के बारे में क्या दर्शाते हैं। गांधार के अंदर ग्रेको बैक्टीरियन ओरिजिन के बारे में चर्चा कीजिए। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। अब क्या आपको अगर इसके आंसर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल चीज है, आप देखिए कि ये सवाल को तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि भारत की माइथोलॉजी, धार्मिक चीजों के अंदर, कला में और स्थापत्य के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर आपको डिवाइड करना है। अगर आप माइथोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करोगे तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि बिल लायन एंड बुल हैज बीन हाइलाइटेड इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, हिंदू लिटरेचर, ऑल्सो द जैन लिटरेचर। अब कहां कहां एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करेंगे तो विल सी कि लायन हैज बीन अ वाहन, वो एक वाहन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं दुर्गा माता का, राइट, ओके। लायन को अगर आप देखोगे तो वैष्णविज्म के साथ जोड़ सकते हो, क्योंकि हमें पता चलता है कि विष्णु जी का अवतार है नरसिंह अवतार, वो आपको माइथोलॉजी या रिलीजियस के अंदर, लिटरेचर के अंदर मिल जाएगा, राइट, ओके। लायन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो यू कैन आइडेंटिफाई विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्सो द बुद्धिज्म। बुद्धा को शाक्य सिंह के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, ही इज बीन हाइलाइटेड एज अ शाक्य सिंह। तो इन ऑल द रिलीजन, ओके ना, लायन हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने एक एग्जांपल लिख दिया, उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे आपको लायन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कहां कहां मिलता है, तो आपको वी विल सी कि लायन की इमेजेस मिलती है अशोक के पिलर के अंदर, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लायन बीइंग यूज्ड इन द अशोकन पिलर्स। तो एक वो आपका एग्जांपल हो गया, राइट, ओके। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखने की कोशिश करिए, आपको बोला गया है बुल सर, ठीक है। अब बुल की भी इंपॉर्टेंस है। बुल इन इंडियन माइथोलॉजी कैन बी सीन विथ रिस्पेक्ट टू द जैनिज्म,
जैसे ऋषभदेव है, ऋषभदेव यूज्ड टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर, वो सबसे पहले तीर्थंकर थे। तो बीइंग अ फर्स्ट तीर्थंकर, वी विल कम टू नो कि उनकी जो है वो बुल के रूप में सिंबल है, वो बैल के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया गया है। बुल हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इवन इन द वैदिक एरा एज वेल, क्योंकि कैटल्स की इंपॉर्टेंस आपको बहुत देखने को मिलेगी, राइट। अशोक ने, वी विल सी कि जो पिलर्स बनाए हैं उसमें भी बुल की इमेजेस का यूज किया है। तो हमें ये पता चलता है, आप जितना वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल दोगे, जितने डायमेंशंस का एग्जाम्पल दोगे, उतने ही आपको वी विल सी कि मार्क्स मिलने की शक्यता रहेगी सर, ठीक है। तो ये तो एक सवाल था, ऐसे मैं आपको सैकड़ों सवाल दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट। मतलब गांधार कला के अंदर ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है। ग्रीस बैक्टीरिया सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए इसमें दो है, एक सेंट्रल एशियन फीचर्स है, ग्रेको बैक्टीरियन यानी कि ग्रीक फीचर्स है। ग्रीक फीचर्स में क्या था कि भाई गांधार आर्ट का ओरिजिन कब हुआ, आपने लिख दिया कि इट ओरिजिनेट समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। नॉर्मली इंडो ग्रीक से शुरू और कुषाण तक आते आते क्लाइमेक्स में चला गया, ये पहली लाइन हो गई। इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ग्रेको बैक्टीरियन फीचर्स जो है, इसमें बुद्ध को कैसे ग्रीक ओरिजिन दर्शाया गया है, राइट। तो उनके बाल हो गए हैं, कर्ली हेयर्स हो गए हैं, मुस्टैच हो गई है, बॉडी हो गई है सर, ठीक है, बॉडी की टाइप बड़ी फिजियोलॉजिकल दिखाई गई है, वो सब बेसिकली ग्रीक गॉड के रूप में है। बुद्ध के जो कपड़े हैं वो भी ग्रीक गॉड के रूप में है। बुद्ध की मूर्ति के आजू बाजू में आपको स्टुको, प्लास्टर ऑफ पेरिस करता हुआ देखने को मिलेगा, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दी रोमन एंड द सेंट्रल एशियन फीचर सर, ओके। इसी के कंटेक्स्ट में आप देखोगे बुद्ध के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी एक ग्रीक और रोमन फीचर के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ये 5, 6, 7 आपने फीचर्स लिखे। इनफैक्ट जो मटेरियल यूज किया गया है वो है ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, जो नॉर्मली भारत में नहीं मिलता, वो भी एक ग्रेको बैक्टीरियन और सेंट्रल एशियन फीचर ही है सर, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं कि भाई यहाँ जो बुद्ध की मूर्तियां बनती है गांधार के अंदर, उसमें ये चीजें हैं। आखिर में अगर इनको कंक्लूड करना हो तो इस सवाल को कंक्लूड किया जा सकता है और हम लिख सकते हैं कि भाई द image of Buddha no doubt was made with respect to a kind of an identity where he is highlighted as a Greek god, but in reality in his in the interior part he was still an Indian sir, ठीक है। तो वो मूलतः से भारतीय थे, इस तरह से कंक्लूड करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। इसमें से स्तूप के ऊपर सवाल आ चुका है, रॉक कट के ऊपर से आ चुका है, कॉइन्स के ऊपर से आ चुका है, चोला स्कल्पचर से आया है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस बार सीधा टेम्पल आर्किटेक्चर से आएगा। नगर, द्रविड़, वेसार के ऊपर से आपको सवाल पूछने की शक्यता रहेगी। दूसरी आपको पिलर आर्किटेक्चर से सवाल आने की शक्यता है दोस्तों। तो ये थोड़ा एक बार पढ़ के जाना। मैं जब इस बार इंडस वैली सिविलाइजेशन या हमारा जो क्यूईपी का कोर्स कराऊंगा उसमें जरूर से इसके ऊपर फोकस करूंगा, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। खैर, इसके सिवाय आपको दूसरा टॉपिक यहाँ पे डाला गया है सिलेबस में, लिटरेचर। अब आप देखिए कि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक 3-4 सवाल आ चुके हैं भक्ति लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर और संगम लिटरेचर से, और फॉरेन ऑथर्स में खास करके ग्रीक और वी कैन से जो नहीं सॉरी अरब एंड चाइनीज ऑथर्स, जो चाइनीज ऑथर इंडिया के अंदर आए हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है वो आपको सवाल पूछा था। मेरा ये गट फीलिंग कह रहा है कि इस बार आपको संस्कृत लिटरेचर से सवाल आएगा। आपको सवाल आएगा, वी विल कम टू नो अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर, उस उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, क्योंकि आप देखिए प्रीलिम्स के अंदर भी सवाल आ रहे हैं। संस्कृत लिटरेचर से अभी भी एक भी बार सवाल नहीं आया है। संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर मिडिवल इंडिया में बना था, और भक्ति लिटरेचर। तो लिटरेचर आपको पढ़ के जाना है। इवन लिटरेचर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया के अंदर जो प्रेस का इवोल्यूशन हुआ है, ऑथर्स ने इंडिया के बारे में क्या क्या चीजें लिखी है, ग्रीक ऑथर्स ने क्या क्या चीजें लिखी है, वहां से आपको सवाल आने की शक्यता है सर, ठीक है। जैसे आप देखिए कि एक सवाल आपको यहाँ पूछा गया था कि पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस इन मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। अब नॉर्मली इसमें क्या लिखोगे, आपको बुक का नाम लिखना पड़ेगा, आपको ऑथर्स का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि इन्होंने कब लिखा है, कौन से टाइम के ऊपर लिखा है, किस राजाओं के बारे में लिखा है, और फाइनली उनकी फैक्ट्स को एनालिसिस करके आपको एनालिसिस करके फाइनली देना पड़ेगा कि क्या ये स्पिरिट ऑफ द एज को रिफ्लेक्ट करते हैं। डू दे रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज? देखो, दिस इज द की इन अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाइल राइटिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। अब आप लिखोगे कि पर्शियन लिटरेचर की शुरुआत हुई है मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के यहाँ पे, राइट। दिल्ली सल्तनत में जियाउद्दीन बारनी ने तारीख फिरोज शाही लिखी। आप समझने की कोशिश करिए कि शाहनामा करके एक किताब लिखी गई फिरदौसी के द्वारा, जो गजनी के कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अबू फजल ने आईन अकबरी लिखी। आप समझने की कोशिश करिए
तारीख फिरोज शाही के साथ साथ आप याह्या बिन अहमद की सरहिंद की किताब भी लिख सकते हो। आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो अबाउट खिजर खानी, देवल रानी खिजर खानी और आशिका, which was a book written during the period of Alauddin Khilji by none other than आमिर खुसरो। तो आपको एक से ज्यादा ऑथर्स के नाम लिखने हैं और बुक्स के नाम पहले बताने हैं। जब आपने लिख दिया, उसके बारे में आपने कंटेक्चुअल बताया, फिर बताना है कि क्या ये स्पिरिट ऑफ द एज को रिफ्लेक्ट करते थे? नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो राजाओं का इतिहास थे। वो स्पेसिफिकली विल सी कि राजाओं के गुणगान गा रहे थे। कभी आपको बायसनेस देखने को मिलते हैं। कॉमन मैन की जो परिस्थिति है वो हमें नहीं पता चलती है। राजाओं के बारे में कभी अतिशयोक्ति यानी कि एग्जेजरेशन किया गया है। नो डाउट वो एग्जेजरेशन है, बट स्टिल इट गिव अस वेरी डिसेसिव इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। वी कम टू नो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, we come to know about religious policy, we come to know about politics, we come to know about the economic policies of the monarch as well. So they do reflect some kind of historical importance, but they do not reflect the spirit of the age. अब इतना सारा लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माय फ्रेंड। याद रखना कि यहाँ से सवाल आएगा, ध्यान रखना सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको आर्किटेक्चर और ओवरऑल थीम के हिसाब से सवाल आता है। कभी पूछता है वैदिक एज की इंपॉर्टेंस बताइए। आज की तारीख में वैदिक एज के अंदर जो कल्चरल ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आज की सोसाइटी में है कि नहीं है। पिछली बार आया दिल्ली सल्तनत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बताइए, तो अब वहां से भी ट्रेंड आ रहा है। दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन पाला पीरियड एज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जहां इन्होंने बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा पेट्रोनेट दिया। कृष्णदेव राय का रोल बताइए एज अ पेट्रोन। तो राजाओं का नाम खास करके जाना, चोलास के ऊपर से सवाल आ चुका है, गुप्तास के ऊपर से सवाल आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की थीम आपको पढ़ के जानी है, उनकी सिग्निफिकेंस आज के तारीख में क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। बाकी भक्ति सूफी मूवमेंट है, एजुकेशन है, ज्योग्राफी से एक बार सवाल आ चुका था कि हाउ द ज्योग्राफी अफेक्टेड फैक्टर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, कि भाई प्राचीन भारत में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो भूगोल सेंट्रिक हुआ है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? दक्षिण भारत के किंगडम्स कभी नॉर्थ इंडिया पे डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, पर नॉर्दर्न प्लेन के किंगडम साउथ इंडिया के ऊपर डोमिनेट कर पाते हैं। मगध एक साम्राज्य के रूप में निकल के आया और मगध ने अपना एम्पायर बनाया, उसके पीछे का कारण क्या था? ज्योग्राफी था। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई, उसके पीछे का कारण क्या था? ज्योग्राफी था। आप समझने की कोशिश करिए, चोलास बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट करते हैं पर ना कि दक्कन को और नॉर्थ इंडिया को, उसके पीछे का कारण था ज्योग्राफी सर, ओके। अब भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बेस बना पाई बंगाल से, पर फ्रेंच पौंडीचेरी से अपने साम्राज्य नहीं बना पाए, उसके पीछे का कारण क्या था? ज्योग्राफी था। तो ऑलवेज ट्राई टू लिंक अप द ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इन हिस्ट्री। इनफैक्ट भारत में 2 यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के रूप में सर्वाइव कर पाई, बहुत लंबे समय तक फ्लरिश करती है, पर तक्षशिला का डिक्लाइन बहुत पहले हो गया। उसके पीछे का कारण था ज्योग्राफी था। क्यों? क्योंकि तक्षशिला was at the entry gate of India, and being at the entry gate of India, we will see कि it was continuously facing invasions, it had lack of institutions, lack of support, in fact राजा लोगों का भी डिक्लाइन हो गया, और इसके कारण we will see कि gradually institutions टूटते हैं। तो always write to answer with respect to geography and mapping portions, हमेशा ये ध्यान रखना। खैर, इसके सिवाय वी विल फाइंड कि ये सवाल मैंने आपको वैदिक सोसाइटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बताया। दूसरी आपको जो सवाल आते हैं वो मॉडर्न इंडिया से थोड़ा बहुत डिस्कशंस कर देते हैं। अब आपको पूछता है कि क्लैरिफाई इंडिया दैट 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद अ स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। 18वीं शताब्दी का जो भारत है वो बहुत ही विघटित राज्य व्यवस्था के रूप में टूटा हुआ था। इसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन देना है। अब क्या दोगे इसके अंदर क्लैरिफिकेशन? तो आपको ज्योग्राफी सेंट्रिक लिखना है कि भाई 18th सेंचुरी के इंडिया में क्या परिस्थिति थी, किस तरह से इंडिया के अंदर वी विल सी की अलग अलग रीजनल किंगडम्स निकल के आए, कैसे बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ, कैसे हैदराबाद इंडिपेंडेंट हुआ, अवध इंडिपेंडेंट हो गया, राजस्थान इंडिपेंडेंट हो गया, दिल्ली के मुगल राजा दिल्ली के बाहर पैर नहीं रख पा रहे थे, कंटिन्यूअसली भारत में अफगान इन्वेजन हुए सर, ठीक है। तो आपको ये सवाल को जब लिखना होता है तो आप कैसे लिखोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे कि 18th सेंचुरी में फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ। मुगलों के डिक्लाइन के कारण हुआ, मुगलों के पतन के कारण हुआ। इस डिक्लाइन के कारण छोटे राज्य निकल के आए, उसमें मराठास भी निकल के आए, उसमें राजपूत स्टेट्स भी निकल के आए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकल के आए, और ये सब अंदर अंदर लड़ते गए। ये लड़ने का परिणाम ये हुआ कि भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। ये आक्रमण 2 राजाओं के द्वारा किया गया। एक हुआ आपके अहमद शाह अब्दाली का 1761 में बैटल ऑफ पानीपत, या उसके पहले अब्दाली के इन्वेजन, और उसके भी पहले 1739 के अंदर वी विल कम टू नो कि भारत में नादिर शाह का आक्रमण। ये जो आपकी फ्रेगमेंटेड पॉलिटी रही, इसने अल्टीमेटली किसको फायदा कराया? इसने फायदा कराया ईस्ट इंडिया कंपनी को और यूरोपियंस को, क्योंकि भारत में कोई मजबूत शक्ति ना होने के कारण
इवेंचुअली ब्रिटिश कन्क्वेस्ट पॉसिबल हुआ। तो 18th सेंचुरी इंडिया को आपने लिंक अप कर दिया सर, ठीक है ना? ऐसे सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। आपको पूछा जा रहा है कि हाउ द कॉलोनियल रूल अफेक्टेड द ट्राइबल्स एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू इट। ओके, तो देखिए कॉलोनियल रूल ने इंडियन ट्राइबल्स को अलग अलग तरह से अफेक्ट किया, राइट? सोशियो इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली उनके जंगल से उनको हटा दिया गया, उनके रिसोर्सेज उनके खत्म कर दिए गए, उनको कन्वर्जन में लाया गया, क्रिश्चियनिटी की तरफ लाने की कोशिश की गई, उनके राइट्स को खत्म कर दिया, उनके सेक्रेड आइडेंटिटीज को खत्म किया, क्योंकि ट्राइबल्स वर द वर्शिपर्स ऑफ द सेक्रेड फॉरेस्ट, दे वर द वर्शिपर्स ऑफ द रिवर्स, दे वर द वर्शिपर्स ऑफ द डीटीज दैट वर फाउंड इन द माउंटेन्स, ऑल ऑफ देम वाज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड, है ना? उनको पूरी तरह से डिस्प्लेस किया गया। दे वर मेड पार्ट ऑफ द लैंडलेस लेबर, उनकी जो जूम कल्टीवेशन थी वो भी खत्म कर दी गई। फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो ये किया करते थे, यानी कि द प्रोडक्शन, द फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट दे यूज्ड टू गेट, उसके ऊपर बैन लगवा दिया गया। भारत के ऊपर कानून पास किए गए जिसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1860s में किया, 1927 में किया। इवेंचुअली जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको टेक अवे करने की कोशिश की गई। इसी का परिणाम था कि भारत के अंदर ट्राइबल रिस्पॉन्स आया। ये ट्राइबल रिस्पॉन्स कैसे आया? ट्राइबल रिवॉल्ट्स के रूप में। एग्जाम्पल लिख सकते हो संथाल रिवॉल्ट सिधो और कनू के द्वारा। एग्जाम्पल लिख सकते हो बिरसा मुंडा का रिवॉल्ट जो 1890s के अंदर हुआ। एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हो अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ हो। एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हो द रिवॉल्ट दैट वाज टेकिंग प्लेस बाय चक्रा बिसोई। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो खासी विद्रोह। तो भारत के अलग अलग विस्तारों में कहां कहां ट्राइबल रिवॉल्ट हुआ उसको आप मैप के जरिए एग्जाम में बताइए कि यहाँ 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 इस दौर में 1850 से लेके 1900 के बीच में 1922 तक आपको विद्रोह देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग रंपा रिबेलियन जो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइबल रिबेलियन। लास्ट में मुझे कंक्लूड करना है तो मैं लिखूंगा कि द ट्राइबल रिबेलियंस क्रिएटेड अ बिग इंपैक्ट and somehow by the 20th century the tribal rebellions became part of the Indian national movement where they joined the mainstream national movement अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी एंड कांग्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर आपको ज्यादातर सवाल यहां से आए हैं कि कैसे एग्रीकल्चर का डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे भारत में अकाल कंटिन्यूसली पड़ा, कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। पिछली बार राम मोहन रॉय के ऊपर से सवाल आ चुका है, ये ट्राइबल रिवॉल्ट्स और उसके ऊपर से आपको मिलेगा। गवर्नर्स के सेंट्रिक आपको सवाल आ रहा है। तो ये जो मॉडर्न इंडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने प्रीलिम्स में जो पढ़ा है उसको एनालिटिकली आपको लिंकअप करना आना चाहिए सर। ओके, दूसरी सवाल आपको इंटरनेशनल मूवमेंट से आ रहे हैं आजकल। इंटरनेशनल मूवमेंट में जो स्टैंडर्ड नोशन है जिसमें गांधीयन मूवमेंट है उससे कम आ रहा है। सवाल गांधी विद पर्सनालिटीज पूछ रहे हैं। गांधी बोस की विचारधारा के बीच में डिफरेंसेस बताइए। गांधी टैगोर की नेशनलिज्म और गांधी टैगोर के बीच में एजुकेशन के क्या डिफरेंसेस थे। गांधी अंबेडकर के बीच में डिफरेंसेस पूछ दिए। नेक्स्ट टाइम पे गांधी नेहरू के बीच में पूछ देंगे, गांधी और पटेल के बीच में पूछ देंगे। तो अप्रोचेस आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए गांधी मूवमेंट को लेके। कांग्रेस की स्थापना, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट की डिबेट, स्वदेशी मूवमेंट बड़ा कॉमन थीम हो चुका है। अब पूछने की शक्यता कम है। ठीक है, यहां अब पूछा जा रहा है वो है स्पेसिफिक रोल ऑफ पीपल, जैसे रोल ऑफ फॉरेनर्स। एनी बेसेंट का क्या रोल था, जेम्स सेनगुप्ता का क्या रोल था, एलिजाबेथ, सिस्टर एलिजाबेथ का क्या रोल था। भारत के अंदर इतिहास में अगर आप समझने की कोशिश करिए आपको सैकड़ों फॉरेनर्स देखने को मिलते हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट मूवमेंट में हेल्प करते हैं, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यो ह्यूम का क्या रोल प्ले था कांग्रेस की स्थापना के कंटेक्स्ट में, ये सवाल आया हुआ है। रोल ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स आया नहीं है पर आने की शक्यता है। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन का रोल कब बढ़ेगा, जब सोशल रिफॉर्म्स होंगे। तो वुमेन का रोल आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि हाउ वुमेन वर इन्वॉल्व इन द नेशनल मूवमेंट। सम वर इन्वॉल्व इन द सत्याग्रह जैसे गांधी जी के द्वारा किया गया, सम वर इन्वॉल्व इनटू द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जहां दुर्गा देवी का आप एग्जांपल लिख सकते हो, आप सरला देवी चट्टोपाध्याय का एग्जांपल लिख सकते हो जिनका कंट्रीब्यूशन नेशनल मूवमेंट के अंदर मिलेगा। आप अरुणा असफ अली का एग्जांपल लिख सकते हो। आप एग्जांपल वी कैन से लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू lady called as Beena Das. She was part of the Chittagong raid. प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त जोशी। तो आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें थ्रू आउट वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया है। राइट फ्रॉम रानी झांसी यानी कि हम लोग कह सकते हैं, या उससे भी पहले आप देखिए देवी चौधरानी। देवी चौधरानी 1773 में और 1770s 80s के अंदर सन्यासी रिबेलियन किया था। तो इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेनली आप नेशनल मूवमेंट देख लीजिए। आप नेशनल मूवमेंट के साथ साथ कंटेक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे एंशिएंट और मिडिवल, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके पॉलिटिकल हिस्ट्री से सवाल नहीं आ रहे पर कल्चर हिस्ट्री से आ रहा है। बाकी आपको ऐसे से ज्यादा वेटेज आ रहा है। ऐसे करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है
कि यू आर सपोज टू हाईलाइट द टॉपिक्स रिलेटेड टू वी कैन से वर्ल्ड हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे सर, ठीक है। अब जैसे ये सवाल आया था आपको, क्लैरिफाई दैट द मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बीसेट विद अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ये सवाल आपको पूछा था। अब देखिए इसका क्या आंसर करेंगे। तो नॉर्मली आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो सर, ठीक है। तो मेरे जैसा बंदा अगर कोई लिख रहा है तो मैं तो पहले एक तो मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा और मैं 18वीं शताब्दी में जो फ्रेगमेंटेशन हुआ था उसके बारे में बताऊंगा सर, ठीक है। कि व्हाट इज मिड 18th सेंचुरी इंडिया, मैंने डेफिनेशन दे दिया कि 18वीं शताब्दी किसको कहते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मिड 18 सेंचुरी है यानी कि 1800 से लेकर 1850 का पीरियड है। इस पीरियड में मैं मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि हाउ द फ्रेगमेंटेशन हैड टेकन प्लेस, ओके। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन ही आ जाएगा पहले। उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट फैक्टर्स लीड टू द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसको कहते हैं, और इसमें ही ऐड करने की कोशिश करूंगा हाउ द फ्रेगमेंटेशन वाज रिफ्लेक्टेड। तो भाई अलग अलग डायनेस्टीज कैसे बनी, क्यों अपने अपने एम्बिशंस के कारण लोगों ने फ्रेगमेंटेशन किया, अवध वाले ने क्यों किया, बंगाल वाले ने क्यों किया, हैदराबाद वाले ने क्यों किया, और फाइनली इसकी कंक्लूजन में इंपैक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन डालूंगा, जहां मैं कंक्लूजन में डालूंगा कि ये फ्रेगमेंटेशन के कारण कंटिन्यूसली अंदर अंदर लड़ाइयां हुई, ये लड़ाइयों में राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, ये युद्ध का परिणाम क्या होता है, ये युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ये सबके सब कमजोर हो गए। कमजोर होने के कारण विदेशी आक्रमण हुए, अहमद शाह अब्दाली का और नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और फाइनली वी विल आल्सो फाइंड कि इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, क्योंकि कंपनी ने अंदर अंदर इन सबको लड़ाया। आप देखिए फ्रेगमेंटेशन का आउटकम था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्नाटिक को हैदराबाद के साथ भिड़वा दिया, राइट, ओके। कार्नाटिक को मैसूर के साथ भिड़वा दिया, हैदराबाद को मैसूर के साथ भिड़वा दिया। यू सी ये सब 18वीं शताब्दी में हो रही है, 18th सेंचुरी में तो ये सब घटनाएं बन रही थी। एंग्लो मैसूर वॉर क्या था, कार्नाटिक वॉर्स क्या था, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर। तो यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। देखिए ऑल द गुड आंसर्स आर रिटन बाय एग्जांपल्स, ऑल द गुड आंसर्स आर रिटन बाय ग्राफिकल एनालिसिस एंड ग्राफिकल एक्सप्रेशन। जितना करोगे उतना ठीक रहेगा सर, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन आपको देना हो तो मैं क्या दूंगा, मैं देने की शुरुआत करूंगा कि द मिड 18th सेंचुरी पीरियड इज हाइलाइटेड बाय द फैक्ट दैट इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू पीरियड फ्रॉम 1700 टू 1750। दिस आर द फॉलोइंग पॉलिटिकल कंडीशंस इन द इंडिया where we can see the fragmentation and the Mughal states is getting decline, है ना। तो मैं एक मैप बना दूंगा, यहाँ दिल्ली बता दूंगा, लेटर मुगल्स को हाईलाइट करूंगा, फिर यहाँ राजपूताना स्टेट्स बताऊंगा, यहाँ मराठास बता दूंगा, यहाँ हैदराबाद बताऊंगा, यहाँ कर्नाटक बताऊंगा, यहाँ केरला के अंदर स्टेट बनाऊंगा। आई विल ऑल्सो स्टेट द स्टेट ऑफ बंगाल, I will also highlight the state of Awadh, and I will put a question mark over here कि भाई this is how the fragmentation took place somewhere in the 1750s and the 1800s periods, okay। तो I will highlight the political fragmentation and the condition। फिर उसके बाद इसका जो बॉडी का पोर्शन होगा इसमें मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू मी सर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि द फ्रेगमेंटेशन इज अ कंडीशन ऑफ इंडिया where there was no central power at that time, and because there was no central power so there were regional power and authorities। the regional power and authorities can be highlighted, फिर मैं explain कर दूंगा कि in Awadh there was सुजाउद्दौला, बुरहानुल मुल्क who was ruling, okay, बुरहानुल मुल्क सादत अली खान, और उसके बाद सुजाउद्दौला। इन बंगाल we will see मुर्शिद कुली खान, in Hyderabad निजामुल मुल्क असफजा, and Marathas coming into the power and the Rajputana states, okay। अब सवाल ये आती है कि ये फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ था, मैं थोड़ा वो भी लिख दूंगा सर, ओके। तो मैं लिखूंगा कि फ्रेगमेंटेशन वाज एन आउटकम ऑफ पोस्ट औरंगजेब पॉलिसीज व्हेन द लेटर मुगल किंग्स कुड नॉट कंट्रोल द स्टेट। द लेटर मुगल किंग्स कुड नॉट एस्टैब्लिश देयर हेजेमनी एंड द रीजनल गवर्नर्स प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंस, साइमल्टेनियसली न्यू स्टेट्स आल्सो केम अप। ये न्यू स्टेट्स में मराठास हुए, राजपूत हो गए, अफगान स्टेट्स की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, उसके बारे में सर, ठीक है। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा वाया द मैप ओनली सर, ठीक है। और मैं इन सब के नाम जरूर से लिखूंगा कि भाई ये देखो फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिफ्लेक्टेड इनटू द राइज ऑफ द proclaiming of independence by the we can say local rulers, okay। so this will include Awadh, Bengal, Hyderabad, the rulers of this region जिन्होंने इसको अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था, and the rise of independent dynasties as well, okay। ये इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज में मराठास का एग्जांपल लिख सकते हो, जाट का एग्जांपल लिख सकते हो, राजपूत स्टेट्स का एग्जांपल लिख सकते हो, सिख स्टेट का इंडिपेंडेंट लिख सकते हो, मैसूर का आप एग्जांपल लिख सकते हो सर, ठीक है। तो देखिए यू हैव टू एक्सप्लेन इट वाया द मैप एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट वाया द राइटिंग, ओके। तो आपका आंसर का जो एक पार्ट है वो सीधे सीधे तौर के ऊपर वी विल कम टू नो कि सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाएगा कि 18वीं शताब्दी का भारत में क्या परिस्थिति थी, और अपने मैप के थ्रू बताया और साथों साथ अपने बॉडी के अंदर बताया कि द रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेगमेंटेशन कैन बी सीन ओवर हियर सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो नए नए डायनेस्टीज आए, नए नए राजा आए, इन सब के दो चार के नाम आपने लिख दिए सर, ओके।
उसके बाद आप लिखोगे कि ये फ्रेगमेंटेशन की असर क्या हुई सर। ओके, तो ये फ्रेगमेंटेशन की असर आपको देखने को मिलती है, वो है लैक ऑफ लार्ज एम्पायर, लैक ऑफ यूनिटी अमंग द रूलर्स, इकोनॉमिक डिक्लाइन, मॉडर्नाइजेशन हो नहीं पाया। ऑल दिस थिंग्स विल कंटिन्यू अबाउट द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस विल लीड टू अ कंडीशन वेयर वी विल सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द नेशन सर। ओके, एंड इसी का ही फायदा उठा के वी विल सी कि द यूरोपियन स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज। Advantage can be seen with respect to East India Company and the France. They are fighting in Carnatic, but there was no one to stop them out. अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब लड़ाई हुई, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इस लड़ाई के दौर में बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी हमको यहां से देखने को मिलती है कि इनको कोई रोक नहीं पा रहा था। क्यों नहीं रोक पा रहा था? क्योंकि देयर वाज नो अथॉरिटी। आप देखिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों को कहा था और फ्रेंच को कहा था कि तुम लड़ाई मत करो। फ्रेंच ने उसको मार दिया सर, ठीक है, द फ्रेंच किल्ड देम आउट। तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि द फ्रेगमेंटेशन लेड टू द राइज ऑफ द यूरोपियंस। द फ्रेगमेंटेशन की परिस्थिति में ये चीजें हुई एंड फाइनली वी विल सी कि इट पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया आल्सो टुक प्लेस सर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेगमेंटेशन also led to the foreign invasion and this foreign invasion will eventually destroy India via the British conquest and also the entry of the we can say the East India Company sir, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन आखिर में हमको कहां पे सॉल्व करना पड़ा है ना, अगर कंक्लूजन करना हो मुझे तो मैं ये लिख सकता हूं कि द फ्रेगमेंटेशन paved the way for the British conquest of India. दिस विल हेल्प द ब्रिटिश टू फाइट अमंग द राइवलरीज, क्योंकि वो राजाओं को लड़ाते रहे सर, ठीक है। इट स्टार्टेड विथ 1757 and it ended in 1947. Why? Because the fragmented polity that emerged in 18th century was actually used by the British for the consolidation of British rule in India, and the British made sure that this fragmentation will continue and they will not interfere in a much way. They will make sure कि उसके अंदर वो तभी इंटरफियर करेंगे जब उनको जरूरत हो, एंड दैट इज हाउ भारत 550 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर बांट के ब्रिटिश गए एंड दिस फ्रेगमेंटेशन वाज फाइनली वी कैन से कंसोलिडेटेड एंड रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो हम वहां तक इसको लिख सकते हैं। खैर हमारे वर्ड लिमिट की लिमिटेशंस आ जाती है, बट आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरह के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे सर, ठीक है। ये बेसिकली आंसर कैसे लिखना है, किस किस पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स को नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आपको जरूर से डिस्कस करेंगे हमारे क्यूईपी प्रोग्राम के अंदर। वहां मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आई विल हेल्प यू इन हैंड्स ऑन प्रैक्टिसिंग एज वेल। क्यूईपी प्रोग्राम के अंदर हम ये भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि इसका पूरा एनालिसिस करें और नए टॉपिक से क्वेश्चन कैसे है। ये तो पीवाईक्यू 2017 में पूछा हुआ, वैसे ही अगर आप देखें तो आपको एक पूछा था कि पाल पीरियड भारतीय इतिहास में सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड है बुद्धिज्म को लेके सर, ठीक है। अब ऐसा क्यों था? अब इस प्रकार के सवाल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो याद रखना कि आपको 3 कीवर्ड्स में इसको तोड़ देना है। पहला पार पीरियड को लिखना है सर, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंट फेज लिखना है और तीसरा है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो भाई ऐसा तो क्या था? तो आप लिखिए कि पाल पीरियड के पहले बुद्धिज्म की परिस्थिति क्या थी, पाल पीरियड में क्या हुई। अब देखिए भारत के अंदर पाल पीरियड था वो 750 टू 1000 के बीच में था, मतलब 8वीं से लेके 11वीं शताब्दी तक। इन दिस पीरियड वी विल सी कि देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म ऑल ओवर द कंट्री। ऑलमोस्ट पूरे भारत के अंदर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म है। क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बुद्धा बीइंग सीन एज ए इनकारनेशन ऑफ विष्णु। वी विल आल्सो फाइंड कि देयर इज अ राइज ऑफ भागवतिज्म एंड वैष्णविज्म। साइमल्टेनियसली फॉरेन इन्वेजन हैड टेकन प्लेस वेयर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ बुद्धिज्म हैड गॉन डाउन एंड वी विल सी लैक ऑफ पैट्रोनेज। बट द पालास वर द ओनली रूलर्स इन द अर्ली मिडिवल इंडिया, दे गिव स्टेट पैट्रोनेट टू बुद्धिज्म। अब देखिए राष्ट्रकूट लोगों ने पैट्रोनेट दिया था, पल्लव लोगों ने पैट्रोनेट दिया था, पर स्टेट पैट्रोनेट नहीं था। पालास वर द स्टेट पैट्रोनेट पीपल सर, है ना। तो भारतीय इतिहास में अशोक के बाद बुद्धिज्म को किसी ने फिर से स्टेट पैट्रोनेट दिया, वो पाल लोगों ने दिया। पाल खुद बुद्धिस्ट थे, बिकॉज दे हैड गिवन स्टेट पैट्रोनेज, तो दे मेड श्योर कि दे विल बी रिफ्लेक्टिंग द स्टेट पैट्रोनेज इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो क्या बनाया पालों ने? यूनिवर्सिटीज बनाई। सो दे क्रिएटेड 5 महाविहारा। This 5 Mahavihara led to the development of Buddhist literature and the development of Buddhist theological interpretations about Buddha and Buddhism in ancient India सर, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ बनाई थी, आप 3-4 के 5 के एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो नालंदा वॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गुप्तास, पर पाल ने उसका रिवाइवल किया। अलॉन्ग विथ नालंदा विक्रमशिला, जगदल्ला, उदांतपुरी, सोमपुरी, ये सब जगहों के ऊपर विल सी कि नालंदा ने 5 यूनिवर्सिटीज का नेटवर्क बनाया।
वहां टीचर्स को बुलाया, स्कॉलर्स को बुलाया, पेट्रोनेट दिया, पैसा दिया, फाइनेंस दिया। इन सब के कारण बुद्धिस्ट लिटरेचर का ग्रोथ हुआ, साहित्य का डेवलपमेंट हुआ। पालो ने बुद्धिज्म के अंदर मूर्ति पूजा को बेसिकली फिर से रिवाइव किया, खास करके जो महायानिक बुद्धिज्म है जिसमें बुद्ध को वर्शिप किया जाता है और बोधिसत्वस को वर्शिप किया जाता है, तो दे हैड हाइलाइटेड द फैक्ट अबाउट दी बोधिसत्वस और उनके लिए ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाई, ब्रॉन्ज इमेजेस वर मेड, तो उससे भी बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। पाल स्कॉलर्स थे जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ डेवलपमेंट किया। साउथ ईस्ट एशिया में आज की सुमात्रा के अंदर देयर वाज अ डायनेस्टी कॉल्ड एज द शैलेंद्र डायनेस्टी, एंड शैलेंद्र डायनेस्टी वी विल सी श्रीविजय एम्पायर का पार्ट था, एंड दे वर एक्चुअली बुद्धिस्ट, है ना, मेनी ऑफ देम वर बुद्धिस्ट। तो पाल क्रिएटेड अ लीनिएज फॉर देम और यहाँ से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में लिंकअप बनाई और बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में और पॉपुलर हुआ। देखिए पालो से पहले भी पॉपुलर था, पर ग्रेटर इंडिया का कंसेप्ट पालो ने भी एस्टेब्लिश करवाया। इट वाज द पाल पीरियड ओनली वेयर बुद्धिज्म रीच तिब्बत। तो भारत के अंदर तो बुद्धिज्म ग्रो कर ही रहा है, पर तिब्बत में भी ग्रो कर रहा है सर, ठीक है। तो आप देखिए साहित्य बना, लिटरेचर बना, आर्किटेक्चर बन के आया, मोनेस्ट्रीज बन के आई, यूनिवर्सिटीज बनी सर, ओके। पालो के द्वारा मठों की स्थापना की गई, सो दे एस्टैब्लिश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अक्रॉस बंगाल एंड मॉडर्न डे रीजन ऑफ उड़ीसा अप टिल बिहार एज वेल, एंड इन आसाम एंड तिब्बत एज वेल, तो उसमें भी आपको कंट्रीब्यूशन मिलता रहता है। पाल ऑल्सो मेड श्योर कि वो बुद्धिस्ट पेट्रोनेट देंगे स्कॉलर्स को, तो उनके कोर्ट में आपको आतिशय दीपंकर जैसे स्कॉलर देखने को मिलते हैं। इनके कोर्ट के अंदर ही अगर आप देखोगे तो आपको महासिद्धास मिलेंगे। महासिद्धास वर द स्कॉलर्स जिन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा बंगाली भाषा में, इट इज कॉल्ड एज चर्यपद लिटरेचर। इसके ऊपर आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो दैट हाईलाइट्स द फैक्ट कि पाल पीरियड की जो हिस्ट्री है इसमें बुद्धिज्म का रिवाइवल देखने को मिलता है। इनफैक्ट दिस वाज द लास्ट पीरियड। इनके पहले भी बुद्धिज्म आपको ऑलमोस्ट भारत से धीरे धीरे, मैं कहूंगा कि मेन स्ट्रीम जो फॉलोइंग थी मेन स्ट्रीम पैट्रोनेज से बाहर चला गया था। और ये वो भी पीरियड था, पाल पीरियड के कंटेक्स्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस वाज आल्सो द पीरियड जहां इसके बाद भी आपको बुद्धिज्म को स्टेट पैट्रोनेज नहीं मिलता है। इनफैक्ट पालो के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज बनती है, नालंदा का रिवाइवल हुआ, विक्रमशिला, ऑल दिस यूनिवर्सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय 12th सेंचुरी। 1192 में 1192 के अंदर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, एंड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी वी विल सी द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड द मोनेस्ट्रीज एंड द यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड बाय पालास वेंट इनटू डिक्लाइन। इस तरह से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि इवन बिफोर पाल and after Pal, there was a huge vacuum with respect to Buddhism, and that is how that was the most significant period of Indian history. तो आपने पीरियड लिखा, कंट्रीब्यूशन लिखा और पालो के बारे में बता दिया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हम ये लिखेंगे कि भाई ये वो पीरियड है 750 टू 1000 जिसमें डेवलपमेंट आपको मिलता है। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि बुद्धिस्ट संघ का रिवाइवल हुआ है। अशोक कनिष्का के बाद कोई राजा ने फिर से पेट्रोनेट दिया था, वो पाल पीरियड था। बुद्धिज्म भारत के अंदर डिक्लाइन हो रहा था या धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, पाल पीरियड में उसको रिवाइव करने की कोशिश की। रिवाइव कैसे की? स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, पेट्रोनेट दिया, फंडिंग दिया, महाविहार की स्थापना की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है। ये 5 महाविहार मैंने आपको बताया सेंटर्स ऑफ लर्निंग के रूप में मिलेंगे, जहां फॉरेन स्कॉलर्स आए जिन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर और रिसर्च करने की कोशिश की, स्टेट सुपरविजन के अंदर काम करने की कोशिश की। ऑल ऑफ दिस यू विल फाइंड। इनके यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती है, बुक्स बनती है, पेंटिंग बनते हैं, उसको कहते हैं पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये पाल पेंटिंग बुद्धिस्ट पेंटिंग का प्रकार थे, जिसके कारण बुद्धिज्म आज की तारीख में भी अमर हो गया सर, ठीक है। और इसके बाद जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि दिस वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर बुद्धिज्म इन इंडिया। बुद्धिज्म सर्वाइव्ड एंड फ्लरिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया एंड तिब्बत। इट इज बिकॉज ऑफ द पाल ओनली सर, ओके। 12वीं शताब्दी तक आते आते वी विल सी कि द चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन टुक प्लेस। मोहम्मद गजनी का इन्वेजन हुआ, गजनी के साथ आए बख्तियार खिलजी, ही डिस्ट्रॉयड सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि दिस विल आल्सो लीड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब इस तरह की एनालॉगी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको यूज करनी है ऐसे में, जीएस पेपर 1 में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में और बाकी सारे टॉपिक्स में। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेके एंशिएंट मिडिवल कोई भी टॉपिक से एक्सट्रैक्ट करना आ रहा है और उसमें आपको वी विल सी कि एक कटिंग एज चाहिए, आपको एक एक पुश चाहिए, तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ। हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम, जहां मेंस ओरिएंटेड स्पेसिफिक मैं कराऊंगा आपको जीएस पेपर 1 में। मेरे साथ मेरे जो फेलो एजुकेटर्स है वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब में कवरेज देंगे। आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलेगी, आंसर राइटिंग, नोट्स और सब कुछ कवरेज मिल जाएगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इस आंसर में क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूं। ये तो आपको एक परिचय दे रहा था और आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करवा रहा था कि मेंस में आपको क्या करना है। बहुत ही इंटेंसिव कोर्स है, आप इसका जरूर से लाभ उठाइएगा। आज यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आपको इसकी पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा सर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो जरूर से जुड़िए एट 9999। और अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ फॉर दी अनअकैडमी फाउंडेशन कोर्स। इसमें भी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 24,999। क्यूईपी करना चाहते हो तो 9999 है। और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव 15 मंथ्स प्रीलिम्स मेंस 1 साल की पूरी तैयारी, ये कोड को जरूर से यूज करना while taking any subscription। I'll see you around. Till then, let's crack it.